हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल एम आई एस बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी पॉलिटी की, और जो हमारा टॉपिक है वो आप देख ही रहे हो बोर्ड पे, वो हमारा रहेगा शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुसूचियां क्या होती हैं, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता होगा कि संविधान में जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें क्या दिया हुआ होता है, और जो मतलब अनुसूचियां हैं उनका क्या रोल है, और जो हमारे आर्टिकल हैं और उनके जो आर्टिकल के भाग होते हैं, भाग क ख ग, या फिर जो मतलब नए आर्टिकल्स होते हैं या नए कानून होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है तो उनका क्या किया जाता है, अगर नए कानून है तो उनको कैसे ऐड किया जाता है। तो ये सब भी आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे हमारे संविधान है, संविधान में क्या क्या होता है। एक तो भाग होता है, सबसे पहले हमारा भाग होता है, फिर आता है आर्टिकल्स, और उसके बाद आता है अनुसूचियां। तो भाग क्या है, जैसे हमारी बुक में, बुक ले लो आपने, किसी भी कोई भी बुक पढ़ी होगी, मैं बुक लेके दिखा देती हूँ, ठीक है। मान लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है हमारी संविधान की बुक है। तो इसमें जो हमारी यूनिट होती है ना, यूनिट यूनिट हमारी बुक में ज्यादातर कितनी होती है, 4 हो गई, 5 हो गई, 8 लगा लो, 8 हो गई, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारी बुक में यूनिट होती है, वैसे ही हमारे जो संविधान की बुक है उसमें क्या होते हैं, उसमें भाग होते हैं। यूनिट की जगह पे आप भाग मान लो कि जो यूनिट है हमारी बुक में, वो संविधान की बुक में क्या है, भाग है। और फिर आप एक चीज देखो कि जो हमारी बुक है उसमें यूनिट में चैप्टर्स होते हैं, कि एक यूनिट में 4 चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट में 5 चैप्टर हैं, तीसरी यूनिट में 3 चैप्टर हैं, तो ऐसा कुछ होता है ना। तो ऐसे ही आप इसमें लगा लो, देखो यूनिट वो हमारे संविधान के भाग है, ठीक है। फिर जो हमारे चैप्टर हो गए बुक में, वो क्या है, वो हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं। क्या है, आर्टिकल्स। और फिर की अनुसूचियां क्या है, यानी कि शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल वो चीज होती है, जैसे हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, हमने कोई भी चैप्टर लिया हमारी बुक का, ठीक है, मतलब 12th का ले लिया, अब ग्रेजुएशन का ले लिया, तो कोई बुक ली हमने, उसमें हमने कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के बाद में हम क्या देखते हैं कि चैप्टर के लास्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर से पहले पेज पे क्या दिया होता है, महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि बुलेट पॉइंट दिए होते हैं। तो वो जो बुलेट पॉइंट है ना, वही हमारी क्या है, अनुसूचियां हैं। और उन बुलेट पॉइंट में क्या दिया होता है, जो चैप्टर में छूट जाता है वो उसमें दिया हुआ होता है, किसमें, बुलेट पॉइंट में। तो ऐसे ही यहाँ पे है, जो आर्टिकल में छूट गया है ना, हमारे संविधान की जो बुक है उसमें आर्टिकल में जो कुछ छूट गया था उसको किस में रखा गया है, उसको अनुसूचियों में रखा गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो यूनिट होती है वो हमारे संविधान के भाग हैं, जो चैप्टर होते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल हैं, ठीक है। और चैप्टर में जो हमें पॉइंट पढ़ने को मिलते हैं ना, वो हमारे आर्टिकल्स के भाग है, जैसे आर्टिकल 1 का भाग क ख ग ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें किसकी, बुलेट पॉइंट की, महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो हमारे चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो अब हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं कि पहले अनुसूची है उसमें क्या दिया गया। एक चीज और, मैंने इससे पहले की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने संविधान के भाग 1 यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 को पढ़ाया था, और उसमें मैंने बताया था कि जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड था, और आर्टिकल जो 3 था वो किससे रिलेटेड था, वो था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से। और फिर आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसको आर्टिकल 368 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कह सकते। तो ये हमारे 4 आर्टिकल थे, लेकिन उसमें हम एक चीज छोड़ दी। क्या चीज छोड़ दी, कि जो हमारे भारत के जो संघ, मतलब जो हमारा संघ है और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसका नाम हम किस आधार पर रखेंगे, तो वो चीज हमने किस में डाली है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जो आर्टिकल में जो छूट गया था ना, वो चीजें हमने अनुसूची में डाली है। तो अब ये देखो, अनुसूची पहले क्या कहती है कि संघ एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जो नाम है ना वो किसमें दिए गए हैं, पहली अनुसूची में। देखो आर्टिकल में बता दिया गया है कि क्या है, हमारा जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है, ठीक है। और अगर हमें किसी भी राज्य को मतलब सम्मिलित करना है हमारे क्षेत्र में, आर्टिकल 2 में था एडमिशन करना है, यानी कि अगर सम्मिलित करना है, ठीक है। अगर बात आती है आर्टिकल 3 की, यानी कि अगर हमें किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या फिर क्या करना है, हमें उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, सीमाओं को घटाना है, बढ़ाना है, या फिर किसी राज्य को डिवाइड करना है, 2 भागों में बांटना है, तो वो सब क्या था, हमारा आर्टिकल 3 में था। लेकिन हमने कहीं भी नाम के बारे में नहीं पढ़ा था। तो अब क्या कहा गया, अगर नाम को जानना है तो आ जाओ अनुसूची
एक में। तो अगर हमें जानना है कि हमारे जो संघ है और संघ राज्य क्षेत्रों के जो नाम है तो वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो हमें अनुसूची 1 में मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची की यानी शेड्यूल सेकंड की, तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख इसमें मिलता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, और ये सब चीजें किसमें दी गई हैं, अनुसूची 2 में दी गई हैं। और किसके वेतन से रिलेटेड है, जैसे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि CJI जो हमारे होते हैं, उसका भी, उनके भी वेतन और भत्ते का जो वर्णन है वो अनुसूची 2 में दिया गया है। फिर अगर हम बात करें कि राज्यपाल की, अगर हम बात करें लोकसभा के स्पीकर की, अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति की, उपसभापति की, और अगर हम बात करें लोकसभा के स्पीकर और किसकी, प्रोटेम स्पीकर की भी बात करें, तो भी जो वेतन, पेंशन और भत्ते से रिलेटेड जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है, अनुसूची 2 में मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तीसरी अनुसूची में दिया गया है कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप, यानी कि हमारे संविधान के जो संवैधानिक पद हैं, पद के जो व्यक्तित्व हैं, उनको शपथ कौन दिलाएगा। एक चीज और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो चीज आर्टिकल में छूट गई वो इसमें दी गई है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे बात की गई है कि पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के, तो किस 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 पद की बात है, ये नहीं है कि हम कह दें, मतलब हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए कि जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी जो शपथ है सभी की किसमें दी गई है, तीसरी अनुसूची में दी गई है, और आप लगा तो टिक ना, ऐसा नहीं है। सभी के शपथ के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, और अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति, और अगर हम बात करें किसकी, देखो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 69। इनमें क्या है, इन दोनों की शपथ और प्रतिज्ञान के उल्लेख मिलते हैं आर्टिकल 60 में और 69 में। तो इन दोनों को छोड़कर जो हमारे संवैधानिक पद बच गए हैं उनके शपथ से रिलेटेड है हमारी तीसरी अनुसूची। ठीक है, अगर आपको मिल जाए ना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का जो प्रतिज्ञान है वो हमें मिलता है अनुसूची तीसरी में, तो ये स्टेटमेंट वो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें अगर सभी का दे दिया जाए तो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ को छोड़कर बाकी के जो हमारे संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ से रिलेटेड जो हमारी जो उल्लेख है वो मिलता है हमें तीसरी अनुसूची में। अब अगर हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची क्या कहती है, देखो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। सिर्फ इन्हीं का नहीं है, जितने भी राज्य हैं हमारे, जितने भी राज्य उनमें जो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है वो हमें मिलता है किसमें, चौथी अनुसूची में। और जो आवंटन किया गया है ना राज्यसभा में सीटों का, वो कौन सी सेंसस के अकॉर्डिंग है, कौन सी सेंसस पर आधारित है, तो वो हमारा जो है वो है हमारा 1971 यानी 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है वो हमें मिलता है हमारी चौथी अनुसूची में। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 5th शेड्यूल की, तो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है किसमें, 5th अनुसूची में। ठीक है, 5th शेड्यूल में अगर हम देखें, देखो जो अनुसूचित जाति हैं ST जो ट्राइब है हमारी, उनका जो प्रशासन है वो किस तरीके से चलेगा, तो ये जो प्रावधान है, ये जो उपबंध है वो किसमें है, वो 5th शेड्यूल में है। फिर अगर हम बात करते हैं 6th शेड्यूल की, देखो 6th शेड्यूल में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। देखो अब यहाँ ना आपको ये चीज नोट करने की है कि 5th और 6th में क्या दिया गया है। 5th में तो क्या दिया गया है कि जो SC ST के प्रशासन है उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अगर हम 6th की बात करें ना, इसमें सिर्फ 4 स्टेट है, कौन कौन से है, इसको आपको याद रखना है ATMM से। देखो असम यानी A, मेघालय M, त्रिपुरा T और मिजोरम M। तो आप इसको ऐसे कर लोगे ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो ऐसे आप 4 स्टेट को याद रख लोगे ATMM करके, कि जो ATMM में जो भी हमारे स्टेट हैं
उनके जो प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो हमारे 6th शेड्यूल में दिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की, देखो 7th शेड्यूल हमारा क्या कहता है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें क्या किया गया है, राज्य और केंद्र के मध्य क्या है, विषयों का बंटवारा किया गया है और 3 अनुसूचियां बना दी गई हैं। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची में जो हमारे विषय है ना, संघ सूची में जो भी विषय हैं तो उन पर कानून कौन बनाता है, उन पर सेंटर कानून बनाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें राज्य की, राज्य में जो भी राज्य सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उन पर अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, है ना। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, तो इसमें जितने भी विषय दिए गए हैं सब पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट भी बना सकता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब आप सोचोगे कि मैम दोनों गवर्नमेंट कैसे कानून बनाएंगी, तो बताऊं एक चीज, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी ना वही मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो मान्य नहीं होगा। हाँ, स्टेट जो राज्य सूची है हमारी, इसमें जो विषय है उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। जो संघ सूची है इसमें जितने विषय हैं उस पर अगर कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मान्य किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है और वो अच्छा भी है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद आ गया तो उसको भी उसको क्या है, परमिशन दे दी जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 8th शेड्यूल की, 8वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो इसमें मिलता है। जैसे कि हमारी भाषाएं हैं, हम जानते हैं अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, बोडो है और कौन कौन सी है, मैथिली है, संथाली है, ये सब भाषाएं है ना हमारी। तो जिनको मान्यता दी गई है हमारे संविधान के अनुसार, संविधान में जिनको मान्यता मिली हुई है वो हमारी 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना, तो अब जो हमारे संविधान में भाषाएं हैं 22 हैं, लेकिन मूलतः तब संविधान बना तब कितनी भाषाएं थी, तो उस टाइम पे 14 लैंग्वेज थी। अब सीधी सी बात है, शुरू में कितनी थी, 14 थी, अब कितनी हो गई, 22 हो गई। तो कोई ना कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ होगा, यानी कि संविधान संशोधन हुआ होगा, तभी तो भाषाओं को जोड़ा गया है। अरे 14 थी, 14 से 22 कैसे हो गई, मतलब कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ है। क्योंकि अगर भाषाओं को, किसी भी चीज को अगर हमें क्या करना है, कुछ जोड़ना हमारे संविधान में, हम क्या करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं। यानी कि अगर हमने भाषाओं को जोड़ा है तो कोई ना कोई हमने जो है संविधान संशोधन किया होगा। तो कौन सा हमने संविधान संशोधन किया है, सबसे पहले हमने कौन सा किया था, सबसे पहले जो सिंधी हमारी लैंग्वेज है ना वो जोड़ी गई थी। किसमें, जो 40 जो 40 है इनमें सबसे पहले कौन से जोड़ी गई थी, सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। इसके बाद कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, इसके बाद हमारी भाषाएं जोड़ी गई थी देखो 92वां संविधान संशोधन हमारा जो हुआ उसमें BDMS से हम याद रखेंगे, B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली, ठीक है। यानी 92वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ उसमें जो हमारी भाषाएं जोड़ी गई वो कौन सी 4 भाषाएं थी, BDMS यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। इससे पहले एक और अमेंडमेंट हुआ था, वो हमारा कौन सा था, वो था 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। और इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया था 3 भाषाओं को, और उसको आप याद रखो कि नमक से यानी कि न से, बताओ भाई, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, ठीक है। न से लिख देती हूँ मैं, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। यानी 71वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, उसके द्वारा हमने 3 भाषाओं को हमारी जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हमारी जो भाषाओं थी उनमें जोड़ा था। इन 3 भाषाओं को देखो, स्टार्ट में 14 थी तो सबसे पहले हमने किसको जोड़ा, सिंधी को जोड़ा, 15 हो गई। फिर हमने कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा, फिर हमने इन 3 भाषाओं को जोड़ा। अगर हमने 15 में 3 को जोड़ दिया तो हमारी फिर 18 होगी, ठीक है। फिर हमने कितनी को जोड़ा, फिर हमने 4 को जोड़ा,
ठीक है, तो हमारी होगी 22 भाषाएं। ठीक है, फिर हमने 4 को जोड़ दिया, तो अब हमारी जो मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आपको याद रखना, सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया था, उसके बाद हमने 3 भाषाओं को जोड़ा था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था? तो 71वां हमारा संविधान संशोधन था। ठीक है, और आप याद रखोगे कौन सी 3 भाषाएं थी? नमक से याद रखोगे, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। ठीक है, इसके बाद हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ। BDMS से याद रखेंगे, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से सैंथली, क्या है? सैंथाली। हाँ, ठीक है, M से मैथिली और S से सैंथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया और हमारी जो भाषाएं हैं 22 हो गई फिर टोटली। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 9th शेड्यूल की, अगर हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, तो उसमें क्या है? भूमि सुधार से जो रिलेटेड अधिनियम जो हमारा आया था, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान में? वो जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भूमि सुधार से रिलेटेड अधिनियम को जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? ये हमारा 1951 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी मूलतः, तो आपको हो गए 14। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, पता है सीधा ऐसे नहीं पूछा जाएगा जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो हमारा 71वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 14 जो हमारी मूलतः भाषाएं थी, सबसे पहले कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 92वां जो हमारे संविधान संशोधन था, उसके द्वारा किन 4 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो आप बता दोगे कौन सी? आपने भी याद किया है, BDMS यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि भूमि सुधार से संबंधित जो कानून था, वो हमारे संविधान में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? तो आप बता दोगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था और 1951 में से जोड़ा गया था। फिर अगर बात की जाए आपके दल बदल कानून की, यानी दल परिवर्तन कानून की, अभी चर्चा में था, इस इलेक्शन चल रहे हैं ना अभी, तो अभी चर्चा में था महीने पहले। ठीक है, अगर हम बात करें दल परिवर्तन के आधार पर जो निर्हरता का उपबंध है, देखो 10वीं हमारी अनुसूची है, इसमें क्या दिया गया है? दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। कैसे? पहले क्या होता था? ये होता था कि कोई आदमी है, ठीक है, ये एक पार्टी है ए और ये पार्टी है बी। ठीक है, इसके 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से? इसका नाम है सी और इसका नाम है डी, इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ। ठीक है, यानी इस पार्टी के जो 2 आदमी हैं ये हैं, इस पार्टी के जो 2 मेंबर हैं ये। ठीक है, अब क्या किया कि ये जो सी था ना, सी नाम का जो आदमी था, ये जीत गया। ठीक है, ये जीत गया और वो किस पार्टी के नाम पर जीता? ए पार्टी के नाम पर जीत गया। लेकिन अब जीतने के बाद क्या किया? इस बी पार्टी के जो लोग थे ना, इसने इसको पैसे दिए, किसको? सी को, और कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। और ये क्या था? पैसों के चक्कर में चला गया इधर। लेकिन इससे क्या हुआ? हमारी सरकार ने देखा, हमारे जो मतलब व्यक्ति थे, महानुभाव थे, जो हमारे संविधान को रच रहे थे, जिसने संविधान को रचा था, उन्होंने देखा यार ये तो गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? कि लोगों ने सरकार तो चुन ली और ए को चुन लिया था लोगों ने, तो फिर क्या हुआ कि जो जिस सरकार को चुना था ना, वो तो एक्चुअली बनी ही नहीं। जिससे लोग नफरत करते थे, जिस सरकार को और नहीं चाहते, उसी पार्टी की सरकार बन गई। कैसे बन गई? दल परिवर्तन के कारण हुआ ना ऐसा, कि जो ये व्यक्ति था, इसने अपना जो है पार्टी बदल ली और ये चला गया बी के पास। अब देखो, ये पार्टी थी, इसकी इमेज बहुत अच्छी थी, लोगों ने इसको चुन लिया था। ठीक है, इसके व्यक्तित्व के आधार पर चुना ना, इसके व्यवहार के आधार पर चुना, कि लोगों के लिए बहुत अच्छी थी, वही अच्छे अच्छे कानून बनाती थी। तो लोग तो चाहते थे कि सरकार ये बने, लेकिन हुआ क्या? और लोगों ने चुना भी इसको, जिताया भी इसको और ये जीत भी गई। लेकिन लास्ट में सरकार कौन सी बनी? लास्ट में सरकार ये बन गई। कैसे बनी? क्योंकि ये जो लोग थे ना, ये पार्टी के, इन्होंने अपना दल बदल लिया और ये यहाँ चले गए, तो इसलिए ये सरकार बन गई। तो हमारे लोगों ने देखा, देश के लोगों ने, भाई ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि जिस सरकार को हम चुन रहे हो तो सरकार बन ही नहीं रही है। तो इसलिए कानून लाया गया था, कौन सा? दल परिवर्तन वाला कानून। अब क्या किया कि जो भी व्यक्ति कोई ऐसा करेगा, कैसा? जैसा कि सी ने किया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होगा? उसको निर्हरता का उपबंध, यानी कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो कौन सा था, वो हमारा 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके आधार पर दल परिवर्तन का कानून लाया गया था। ठीक है, और कब लाया गया था, ये 1985 में लाया गया था। दल परिवर्तन का जो कानून है किस लिए लाया गया था, जो मैंने आपको बताया है। और संविधान संशोधन कौन सा था, हमारा 52वां संविधान संशोधन था। और हमारी डेट क्या थी, मतलब सन कौन सा था, वो हमारा 1985 का था। फिर अगर हम बात करते हैं पंचायतों के अधिकार की, देखो 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्वों के उपबंध, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे पंचायत है ना, पंचायतों के जो अधिकार है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए, तो आप सभी को पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था और 1992 का साल था। ठीक है, तो कौन सा था हमारा, 1992 का हमारा सन था और 73वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके द्वारा पंचायतों के अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। और इसमें विषय डाल दिए गए, कितने विषय, 73 सब्जेक्ट को इसमें डाल दिया गया। फिर अगर हम बात करते हैं नगर पालिकाओं के अधिकार की, तो ये हमें मिलता है 12वीं अनुसूची यानी कि 12th शेड्यूल में नगर पालिकाओं के अधिकार को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, देखो अगर पंचायत की बात आ जाए तो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची। अगर नगर पालिकाओं की बात आ जाए, देखो सबसे पहले कौन बनेंगे, सबसे पहले तो पंचायत बनेंगी ना, उसके बाद नगर पालिकाएं बनेंगी। ठीक है, तो 73वां जो हमारे संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, फिर 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, ये 73वां था, ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये भी 1992 था। और एक चीज नोटिस करने की है, ये भी 1992 है। यानी कि जो नगर पालिकाओं के जो अधिकार थे ना, एक चीज आप नोट करना कि 1992 में ना 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे। एक तो पंचायतों के अधिकार से संबंधित था, जिसके अकॉर्डिंग संविधान में पंचायतों के अधिकार को शामिल किया गया था। और फिर दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो था हमारा नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित। ठीक है, जिसमें नगर पालिकाओं के जो अधिकार थे और दायित्व थे उनका उपबंध किया गया था, 1992 में ऐड किया गया था। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था और इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।